ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसने अपनों की मदद की, जिसने अपनों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग किया और उन्हीं अपनों ने इस पूरे परिवार की निशानी मिटा दी, इस पूरे परिवार की कहानी खत्म कर दी। मदद तबाही की कैसी ही कहानी है दुर्ग के मंगो परिवार की कहानी, दुर्ग के मंगो परिवार की तबाही की कहानी। जी हाँ, आप देख रहे हैं भिलाई टॉकीज। मैं संतोष यादव इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। बात है 2 सितंबर 2011 की। 2 सितंबर 2011 की सुबह संतराबाड़ी, दुर्ग का एक मोहल्ला है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, दुर्ग शहर में एक मोहल्ला है संतराबाड़ी। काफ़ी पुराना मोहल्ला है, काफ़ी घनी बस्ती है, काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है। और उसी संतराबाड़ी में एक परिवार रहा करता था, मंगो परिवार। मंगो परिवार में 5 सदस्य थे। राजकुमारी मंगो जो इस परिवार का संचालन करती थी, उनका बेटा रवि और 2 बेटी, एक रीमा और एक पवन कुमारी। और जो रवि का बेटा था वो दीपक। तो कुल 5 सदस्य इस परिवार में रहा करते थे। 2 सितंबर की मनहूस सुबह थी इस परिवार के लिए। आमतौर पर मंगो परिवार सुबह उठ जाया करता था। सुबह घर के बाहर आंगन में चहलकदमी शुरू हो जाया करती थी। आस पड़ोस के लोगों का हालचाल लेना शुरू हो जाया करता था। लेकिन उस सुबह मंगो परिवार के घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ सिर्फ रह के चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो चीख थी पवन कुमारी की, मंगो परिवार की छोटी लड़की पवन कुमारी, जो मानसिक तौर पे थोड़ी विक्षिप्त थी। रह के उसके चीखने की आवाज़ आ रही थी। पड़ोसियों को संदेह हुआ तो पड़ोसी घर के आसपास इकट्ठा होने लगे। पवन कुमारी से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, चीख क्यों रही, चिल्ला क्यों रही? तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सहमी हुई थी, डरी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, घर के अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो लोगों को शक हुआ, लोगों को संदेह हुआ कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, कहीं कोई घटना तो नहीं हो गई इस घर में। तो पड़ोसियों ने घर के अंदर जाने की हिम्मत जुटाई और घर के भीतर जब झांक के देखा तो नज़ारा वास्तव में बेहद डरावना था, बेहद खौफनाक मंजर था। घर के भीतर अलग अलग कमरों में 3 लाशें पड़ी थी, जिसमें से एक लाश राजकुमारी की थी, एक रवि की थी और एक रीमा की थी। लोग स्वाभाविक तौर पे मौके पे हड़कंप मच गया, डर का माहौल बन गया, दहशत भरा माहौल बन गया। तभी किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी और पुलिस भी तत्काल मोहन नगर की जो पुलिस थी, पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई। सुबह 7 साढ़े 7 बजे पुलिस का सारा महकमा धीरे धीरे पहुंचने लग गया। मामले की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे घंटे के भीतर जो एसपी थे तत्कालीन दुर्ग जिले के, ओपी पाल, वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एडिशनल एसपी सिटी प्रशांत ठाकुर, वो भी घटनास्थल पर पहुंच गए। और दुर्ग के सीएसपी थे रविंद्र उपाध्याय, तमाम लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस जब अंदर पहुंची तो एक बार की पुलिस भी चौंक गई। अंदर का नज़ारा ही बहुत भयावह था। अलग अलग बिस्तरों पर 3 लाशें हैं और तीनों का गर्दन कटा हुआ। फॉरेंसिक टीम भी मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले जो पवन कुमारी, इस घर की एकमात्र जीवित सदस्य उस वक्त जो मौजूद थी घर में, उससे पूछताछ की। बाद में पता चला कि पवन कुमारी विक्षिप्त है पहले से और वो कुछ बता पाने की स्थिति में वैसे भी नहीं। तो पुलिस ने फिर जब घर के अंदर साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया, परिस्थिति जन साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया, तो पुलिस ने सभी जो बॉडी का है वो बारीकी से जब बॉडी सभी लाशों का जब निरीक्षण किया तो एक चीज़ सभी में कॉमन पाई गई कि सबके गर्दन जो है वो कटे हुए थे, बारीकी से चीरे गए थे। पुलिस ने पूरे घर में छानबीन की, सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो मौके से एक चाकू मिला जिसमें सब्जी काटने का चाकू था, जिसमें खून लगा हुआ था। पुलिस समझ गई कि हत्याकांड इसी चाकू से अंजाम दिया गया है, इसी चाकू से इस तीनों लोगों की हत्या की गई है। और नॉर्मल सब्जी काटने वाला चाकू था।
तो पुलिस इस थ्योरी पे पहुंची कि हत्यारा जो भी कोई था वो घर के अंदर आसानी से आया होगा और परिचित का ही हत्यारा परिचित का ही होगा, और घर में आपसी विवाद के चलते उसने 3 लोगों की हत्या कर दी होगी। मतलब पुलिस की थ्योरी में प्रारंभिक जांच में जो बात आई कि हत्यारा कोई बाहर से नहीं आया था, हत्यारा कोई लूट या डकैती की नीयत से नहीं आया था, हत्यारा कोई चोरी की नीयत से नहीं आया था, या उसने प्लानिंग करके वो हत्या की योजना बनाकर नहीं आया था। ये थ्योरी तो साफ थी कि हत्यारा जो भी था वो घर का ही सदस्य था, घर का परिचित के सदस्य था, या कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला या आस पड़ोस का कोई था। पुलिस इसी थ्योरी पे आगे बढ़ रही थी, जांच आगे बढ़ रही थी। तो पुलिस ने पड़ोसियों का बयान लिया। पड़ोसियों ने बताया कि इस घर का एक सदस्य दिखाई नहीं दे रहा है। उसका नाम था दीपक। दीपक जो रवि मग्गो का लड़का था, दीपक, जिसे प्यार से लोग दीपू कहते थे, और संतराबाड़ी और दुर्ग का जो स्टेशन है उसके बीच उसकी एक दुकान थी। तो पुलिस ने पहले तो उस दुकान में भेजा, लेकिन दुकान बंद थी, ताला लगा हुआ था। हाँ, इसका मतलब था दीपक गायब था। तो पुलिस का पूरा डाउट दीपक के ऊपर चला गया। पुलिस को ऐसा लगा कि दीपक ने किसी विवाद के चलते, किसी लेन देन के चलते या किसी और बात के चलते पूरे अपने परिवार को ही मौत का घाट उतार दिया। और एक बात और खटक रही थी पुलिस को कि कातिल ने जब घर के सारे सदस्यों को मार दिया, चाहे वो दीपक हो चाहे कोई और, तो उसने पवन कुमारी को क्यों छोड़ दिया। पवन कुमारी का जिंदा छोड़ा जाना पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें खटक रही थी। मामला 3 हत्याओं का था, तो स्वाभाविक तौर पर हाई प्रोफाइल हो गया। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया, छत्तीसगढ़ प्रदेश में हड़कंप मच गया। बात तत्कालीन मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह थे उन तक पहुंची। उन्होंने पुलिस के तमाम आला अफसरों को छत्तीसगढ़ के इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में लगा दिया और सख्त निर्देश जारी किए गए कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में मामला सुलझना चाहिए और ये हत्या का खुलासा होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि आखिर शहर के बीच घनी बस्ती में, घनी कॉलोनी में 3 हत्या करके कौन शख्स आसानी से निकल सकता है। पुलिस ने जांच में बहुत सारी टीमें लगाई, क्राइम ब्रांच को लगा दिया, मुखबिरों का जाल बिछा दिया। और उस वक्त चूंकि सीसीटीवी कैमरे का उतना चलन नहीं था 2011 में, तो पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों का बयान लिया कि किसी को घर में आते या किसी को घर से निकलते देखा है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, पुलिस को कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, पड़ोसियों से भी कोई ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई पुलिस को। अब 2 चीज़ें पुलिस के लिए खटकी हुई थी। जांच बहुत ही हाई प्रोफाइल तरीके से चल रही थी, तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि आखिर दीपक कहाँ गया और कातिल ने पवन कुमारी को क्यों छोड़ दिया। क्या कातिल को ये पता था कि पवन कुमारी विक्षिप्त है और वो कुछ बता नहीं पाएगी, कुछ बोल नहीं पाएगी। मतलब अगर ये था तो कातिल इस परिवार को अच्छे से जानता था, इस परिवार को नज़दीक से जानता था, इसलिए उसने पवन कुमारी को जीवित छोड़ दिया। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर पुलिस की जांच आगे बढ़ती रही। पुलिस ने जांच के जो स्वाभाविक तौर पर एंगल होते हैं उस एंगल पे भी जांच किया। पारिवारिक विवाद, संपत्ति का विवाद, पुरानी रंजिश, कोई लेन देन का विवाद, ये तमाम तरह के पहलू पर पुलिस ने अलग से जांच की। हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। तकरीबन 150 से 200 लोगों का बयान लिया गया, आस पड़ोस के लोगों को बयान लिया गया, लेकिन पुलिस को कोई क्लू मिला नहीं। मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद भी पुलिस इस मामले तक पहुंच नहीं पा रही थी। बड़ा संगीन मामला होता जा रहा था। मीडिया लगातार इसका फॉलोअप कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया तक रोज इस घटना की खबर चलाई और छापी जाती थी। पुलिस का प्रेशर बढ़ते जा रहा था, पुलिस पर दबाव बहुत था कि इस घटना को कैसे सुलझाया जाए, इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। तो जांच का भी दायरा बढ़ाया गया। कई टीमें अलग अलग प्रदेशों में भेजी गई। जेल में बंद जो साथी अपराधी हैं उनसे भी पूछताछ की गई, लेकिन समय बीतता गया और पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। बहुत ही रहस्यमय मामला था कि शहर के बीच कॉलोनी में कोई आता है और 3 हत्या करके चला जाता है। तो कुल जमा पुलिस का पूरा ध्यान अब दीपक की तरफ चला गया कि हो ना हो, क्योंकि दीपक
का मोबाइल भी उसके बाद से लगातार बंद बता रहा था और दीपक का कोई पता नहीं चल रहा था। तो पुलिस को लगा कि दीपक ने ही किसी कारण से अपने परिवार की हत्या की और वो घर से कहीं चला गया, लापता हो गया या फरार हो गया। तमाम तरह की पुलिस कयास लगा रही थी पुलिस, तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी जांच में। पुलिस अधिकारियों की जो रोज कंट्रोल रूम में मीटिंग होती थी इस घटना को लेकर, उसमें यही तमाम बातें आ रही थी। तो घिर कर एक शख्स पे ही पुलिस की जांच टिक गई, दीपक। अब किसी तरह दीपक की तलाश की जाए, दीपक को खोजा जाए। दीपक से ही पता चल पाएगा इस हत्याकांड का असली वजह, इस हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया। यदि दीपक ने दिया तो क्यों अंजाम दिया। तो तमाम तरह की बातें थी और दीपक का मिलना जरूरी था और दीपक था कि मिल ही नहीं रहा था। समय बीतता गया, 3 महीने बीत गए। पुलिस लगभग थक चुकी थी, पुलिस हार चुकी थी हर एंगल से जांच करने के बाद। कि पुलिस को भी लगा कि अब शायद इस घटना में कुछ मिले ना, और दीपक का भी मिलना मुश्किल नज़र आ रहा था। 3 महीने के बाद नवंबर 2011 को इस दीपक का जो मोबाइल था, 18 अक्टूबर 2011 को दीपक का जो मोबाइल था, मोबाइल अचानक ऑन हुआ। मतलब दीपक के मोबाइल में कोई दूसरा सिम डालकर मोबाइल को चालू किया गया और मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो गया। पुलिस ने पहले मोबाइल को सर्विस लॉन्च में डाल के रखा था। मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो गया और लोकेशन मिला झारखंड के जामताड़ा का। जामताड़ा, जिसके बारे में भारत के लोग अच्छे से परिचित है। जामताड़ा एक ऐसी जगह है जिसे एक साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है, जहाँ के कहा जाता है कि झारखंड का एक ऐसा जगह है जहाँ का बच्चा साइबर क्राइम के बारे में जानता है, जहाँ का बच्चा साइबर ठगी करता है। जामताड़ा के कई फिल्में भी बन चुकी हैं। जामताड़ा जो गैंग है वो लगातार अलग अलग राज्यों में ठगी की घटना को अंजाम देता है। आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं और कहा जाता है कि आपको लॉटरी लगी है, या आपका एटीएम बंद कर दिया जाएगा, या आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आपके मोबाइल फ़ोन पे जो ओटीपी आएगा तो उसको बताइए, नहीं तो डराते हैं और या लालच देते हैं। और इस तरह जब आप ओटीपी बताते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। ये जामताड़ा गैंग इसीलिए बदनाम है। तो इसका कनेक्शन भी, इस घटना का कनेक्शन भी जामताड़ा से जुड़ा। पुलिस को जब मोबाइल का लोकेशन मिला वो जामताड़ा का था, पुलिस चौंक गई कि जामताड़ा का लोकेशन, जामताड़ा का इस घटना से क्या संबंध हो सकता है। जामताड़ा का कौन ऐसा शख्स हो सकता है कि यहाँ आकर घटना को अंजाम दे, या फिर दीपक यहाँ से भागकर जामताड़ा गया हो। ये तमाम तरह की बातों को लेकर पुलिस ने टीम बनाई और 2 टीमों को जामताड़ा भेजा। जामताड़ा पुलिस पहुंची तो संजीत धवन नाम के व्यक्ति के पास मोबाइल दीपक का मिल गया। संजीत धवन ही ने दीपक का मोबाइल रखा था और अपना सिम डालकर मोबाइल को यूज़ कर रहा था। तो संजीत धवन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और संजीत धवन का एक साथी ना के नौकर था, रंजीत पासवान। पुलिस ने उसे भी पकड़ा और दोनों को प्रोटेक्शन वारंट के माध्यम से दुर्ग लेके आई और पूछताछ जब शुरू हुआ तो एक बड़े मामले का खुलासा हुआ। एक ऐसा मामला कि उसके बाद शायद ही कोई अपनों की मदद करने की कोशिश करे, अपने कोई मदद करे। दरअसल सतीश धवन जो था, राजकुमारी मग्गो उसकी नानी थी और रवि उसका मामा, रीमा और पवन कुमारी उसकी ममेरी बहनें और दीपक उसका भाई, मेरा भाई। तो राजकुमारी से सतीश धवन ने धनबाद में पानी पाउच की फैक्ट्री लगाने और संबलपुर, जो उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ ब्रेड की फैक्ट्री डालने के लिए 23 लाख रुपये का उधार लिया था। शुरू में कारोबार अच्छा चला तो उसने 14 लाख रुपये लौटा दिए। ये जो सतीश धवन ने अपने इकबालिया बयान में दुर्ग पुलिस को बताया था, उसने 14 लाख रुपये लौटा दिए। लेकिन इस बीच धंधे में उसको नुकसान हुआ और वो 9 लाख रुपये लौटा नहीं पा रहा था। तो इधर मामा और नानी से बार बार प्रेशर आता, पैसे की मांग की जाती, तो वो बड़ा दबाव में रहने लग गया था। इसी दबाव के चलते उसने
पूरे परिवार को ख़त्म करने की प्लानिंग कर डाली। उसने प्लान बनाया कि पूरे परिवार की हत्या कर दी जाए। प्लान में उसने अपने नौकर रंजीत को शामिल किया और धनबाद के एक मेडिकल स्टोर से उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खरीदी। नींद की गोली खरीदने के बाद घटना की एक दिन पहले 1 सितंबर को ये लोग धनबाद से साउथ बिहार एक ट्रेन आती है दुर्ग की, पटना से दुर्ग चलती है, राजेंद्र नगर पटना से दुर्ग के लिए साउथ बिहार ट्रेन चलती है। उसमें बैठकर दुर्ग आ गए। रात के तकरीबन 10:30 बजे दोनों दुर्ग पहुँचे। दुर्ग रेलवे स्टेशन के सामने जूस का एक बोतल लिया और जूस के बोतल में नींद की गोली डाल दी। जूस का बोतल लेके ये लोग सीधे अपने नानी के यहाँ पहुँचे। नानी के यहाँ पहुँचने के बाद हंसी खुशी के माहौल में खाना खाने के बाद इसने सभी को जूस पिला दिया और सभी जब जूस पी लिए तो नींद के आगोश में सो गए। लेकिन इसी भी दीपक को उल्टी हो गई और उस पर नींद का असर नहीं हुआ। सवेरे दीपक जब जल्दी उठा तो सतीश और रंजीत ने देखा कि दीपक को नींद की गोली का कोई असर नहीं हुआ, तो घबरा गए वो कि कहीं उनकी पोल ना खुल जाए, उनकी योजना को दीपक जान ना जाए। तो उन्होंने ये कहा कि दीपक से कि तुम्हारे जो पिताजी हैं रवि, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम एक काम करो, तुम दुकान पहुँचो, दुकान खोलो, हम लोग पहुँचते हैं, आते हैं। पता नहीं दीपक उनकी बातों में क्यों आ गया और सीधे वो फ्रेश होने के बाद बिन घर में बिना किसी सदस्य से मिले सीधे दुकान चला गया। इस बीच सतीश और रंजीत को मौका मिला और उन्होंने जो घर में किचन में चाकू रखा हुआ था सब्जी काटने का, उस सब्जी से तीनों का गला रेत दिया। तीनों का गला रेतने के बाद, और ये सारा नज़ारा पवन कुमारी देख रही थी। लेकिन वो चूँकि सतीश जानता था कि पवन कुमारी विक्षिप्त है और वो किसी से कुछ बोल नहीं पाएगी, तो उसने उसे चीखता चिल्लाता छोड़ दिया और चुपचाप धीरे से वापस निकल गए। वापस निकले और वहाँ से सीधा दीपक की दुकान में पहुँचे और दीपक को कहा कि जो 9 लाख रुपये देने हैं नानी को, वो हम संबलपुर में हैं, आप चलो हम आपको वहीं संबलपुर में पैसा आपको लौटा देंगे। बात 9 लाख की थी तो दीपक भी तुरंत तैयार हो गया। वो बोला कि मैं घर से आता हूँ कपड़े लेके फ्रेश होके। तो बोला नहीं हम कपड़े रास्ते में ले लेंगे, टाइम नहीं है, और जिस पार्टी से पैसा लेना है उसने बहुत कम समय दिया है और लेट होगा तो पार्टी निकल जाएगी तो पैसे मिल नहीं पाएंगे। दीपक पता नहीं क्यों इस बात पे आ गया और दोनों के साथ वो संबलपुर चला गया। रंजीत धावन के मुताबिक, रंजीत के इकबालिया बयान के मुताबिक, जब वो लोग संबलपुर पहुँचे तो संबलपुर में एक समलेश्वरी मंदिर है, उसके पीछे शिवनाथ नदी बहती है। दोनों वहाँ किसी बहाने उसको लेकर गए और दीपक को नदी में डुबा के मार दिया। दुर्भाग्य देखिए कि लंबे समय तक उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान के बाद भी कभी दीपक की लाश नहीं मिल पाई। घटना के 6 महीने के बाद जो पवन कुमारी थी उसकी भी हालत बिगड़ने लग गई, उसकी भी तबीयत खराब होने लग गई क्योंकि देख रेख करने वाला कोई नहीं था। बाद में उसे एक मेडिकल जांच के लिए उसे भर्ती कराया गया। दुर्ग के एक देवादा करके जगह है, मेंटल अस्पताल है, वहाँ भर्ती कराया गया। लेकिन 2-4 दिन बाद पवन कुमारी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह अपने ही रिश्तेदार को मदद करना एक परिवार को भारी पड़ गया और पूरा मग्गो परिवार इस साजिश और षड्यंत्र का शिकार हो गया। पूरा मग्गो परिवार खत्म हो गया। लेकिन जांच के में पुलिस को एक क्लू जरूर मिली थी। पता नहीं क्यों पुलिस उलझ गई, उस क्लू में आगे नहीं बढ़ पाई थी। जब मोबाइल ट्रेस हुआ था उसके पहले पुलिस को, जो संतराबाड़ी में मग्गो निवास के सामने दुकानदार था आसपास, उसने पुलिस को अपने इकबालिया बयान में बताया था कि घटना की रात ये जो रीमा मग्गो है जिसकी हत्या हो गई, वो दूध लेने आई थी और उसने कहा था कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाले थे। अब पुलिस के लिए सवाल ये था कि मेहमान कौन थे, कहाँ से आए थे। पुलिस ने कल्पना नहीं की थी कि मेहमान झारखंड से भी आ सकते हैं, जामताड़ा से भी आ सकते हैं, तो पुलिस इसमें उलझ के रह गई थी। अन्यथा
2 महीना पहले ही इस मामले में बहुत कुछ खुलासा हो सकता था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने खुलासा तो किया मामले का। दुर्भाग्य रहा कि एक परिवार ख़त्म हो गया, दुर्भाग्य रहा कि दीपक की लाश कभी नहीं मिल पाई। लेकिन इस मामले में पुलिस ने लगातार जो संयम बरता और मोबाइल को ट्रेस करते रहे, जिसका नतीजा था कि इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। तो क्राइम की यह स्टोरी आपको हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए, इस तरह के क्राइम से संबंधित और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।